हाँ सर, आज क्लास अटक गई थी। बिल्कुल लता जी, आज क्लास अटक गई थी। सतीश नागर हेलो। हाँ, नेहा पाटीदार गुड इवनिंग गुड इवनिंग। तो ठीक है, आज का हम पहला क्वेश्चन लेते हैं, दमदार और धांसू। आज का पहला क्वेश्चन, 18 अप्रैल 2016, 18 अप्रैल 2016 को केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश से संबंधित किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम से 200 रुपए का संस्मारक सिक्का जारी किया? तात्या टोपे, खुदीराम बोस, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद। जल्दी से उत्तर चिपका दीजिए, जल्दी से उत्तर चिपका दीजिए। गुड इवनिंग श्वेता, जल्दी से उत्तर दीजिए। ए, लता का उत्तर आ रहा है ए, बहुत बढ़िया। तो मैं आप लोगों को सारी की सारी बातें थोड़े डिटेल से बता देता हूं। तो 18 अप्रैल 18 अप्रैल 2016 को 18 अप्रैल 2016 को तात्या टोपे की 200वीं जयंती, कौन सी मेरे प्यारे दोस्तों? 200वीं जयंती पर केंद्र सरकार ने 200 रुपए का एक स्मारक सिक्का जारी करा। इसका मतलब क्या? इनके सम्मान में केंद्र सरकार ने 200 रुपए का सिक्का जो कि इनके सम्मान में जारी करा 200वीं जयंती पर। साथ ही इस दिन केंद्र सरकार ने 10 रुपए का प्रचलन सिक्का भी जारी करा। प्रचलन सिक्का भी जारी करा। अब आप बोलोगे प्रचलन सिक्का क्या है? प्रचलन सिक्का का मतलब होता है जो चल रहे हैं, जो आपकी जेब में रखे हैं, जो आपके पॉकेट में रखे हैं, अर्थात वो क्या है? प्रचलन सिक्के। तो ये जो 10 रुपए का सिक्का है, ये 18 अप्रैल 2016 को तात्या टोपे की 200वीं जयंती पर चालू किया था। लेकिन 200 रुपए का सिक्का भी जारी करा था, लेकिन वो केवल इनके सम्मान के लिए। यदि आप लोगों से कोई पूछ ले तात्या टोपे, तो तात्या टोपे कौन थे? तात्या टोपे एक स्वतंत्रता सेनानी थे। कौन थे मेरे प्यारे दोस्तों? स्वतंत्रता सेनानी। तात्या टोपे एक स्वतंत्रता सेनानी थे। इनका जो वास्तविक नाम है, वो क्या है? इनका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग। कई बार एग्जामिनर हमसे पूछ लेता है कि तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या है। तो तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? रामचंद्र पांडुरंग। बहुत बढ़िया लता जी, ठीक है, बहुत शानदार। तो इनका जो वास्तविक नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग। इसके अलावा और क्या क्या एग्जामिनर हमसे पूछ सकता है? तात्या टोपे का जन्म, यदि एग्जामिनर हमसे पूछे इनका जन्म, तात्या टोपे का जन्म, तो तात्या टोपे का जन्म कब हुआ था मेरे प्यारे दोस्तों? तो इनका जन्म हुआ था 16 फरवरी। इनका जन्म हुआ था 16 फरवरी 1814 को। 16 फरवरी 1814 को। यदि हमसे ये पूछ ले कहां पर हुआ था, तो कहां पर हुआ था? महाराष्ट्र के पटोदा नामक गांव में। महाराष्ट्र के पटोदा नामक स्थान पर। साथ ही में तात्या टोपे को 18 अप्रैल 1859 को 18 अप्रैल 1859 को इनको शिवपुरी में क्या दी गई थी? शिवपुरी में इनको फांसी दी गई थी। शिवपुरी में फांसी दी गई थी। तो ये कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि तात्या टोपे को फांसी कहां दी गई थी? शिवपुरी में दी गई थी। कब दी गई थी? 18 अप्रैल 1859 को। तो इनकी जो 200वीं जयंती पर थी, केंद्र सरकार ने 200 रुपए का सिक्का इनके सम्मान में जारी करा था। तो इनकी जो समाधि है वो कहां पर है मेरे प्यारे दोस्तों? शिवपुरी में। कहां पर है? शिवपुरी में।
तो एक ही क्वेश्चन में हमारे सारे के सारे फैक्ट क्या हो गए, कंप्लीट हो गए। बहुत बढ़िया राजेश, बिल्कुल आनंद ही आनंद है। बिल्कुल राजेश भाई, बिल्कुल आनंद ही आनंद है। और बेहतरीन मजा आने वाला है क्लास में, क्लास में बेहतरीन मजा आने वाला है। केवल आप लोग जुड़े रहें, केवल आप लोग जुड़े रहें। बहुत बढ़िया फ्रेंड्स, जो ताट्या टोपे, जो ताट्या टोपे ये युद्ध की छापामार पद्धति में क्या थे, एक तरीके से छुपकर वार करने में माहिर थे। तो ये छापामार पद्धति, युद्ध की छापामार पद्धति में पारंगत थे ये, अर्थात निपुण थे। और इनकी जो युद्ध की छापामार पद्धति थी, इसे भी एक विशेष नाम से जाना जाता है, इसे भी एक विशेष नाम से जाना जाता है। क्या उसका क्या नाम है, बहुत बढ़िया, गनिमी कावा युद्ध पद्धति, गनिमी कावा युद्ध पद्धति। तो महाकाल बेज में ये केवल आप लोगों को बेहतरीन से बेहतरीन कॉन्सेप्ट दिए जाएंगे। महाकाल बेज में ये बेहतरीन से बेहतरीन कॉन्सेप्ट आप लोगों को दिए जाएंगे। तो यदि आप लोगों को लग रहा है, यदि आप लोगों को लग रहा है कि क्लास में थोड़ा सा भी मनीष सर ने काम कर दिया है, तो जल्दी से क्लास को शेयर कर दें। और अभी तक जिस जिसने लाइक नहीं करा वो लाइक भी कर दें, अभी तक जिस जिसने लाइक नहीं करा वो लाइक भी कर दें। बहुत बढ़िया लता जी, बहुत बढ़िया जी। राजेश, शुभम नागर, ओके। सर आवाज आ रही अजीब सी बार बार, चलो ठीक है। तो चलो मेरे प्यारे दोस्तों, अब आवाज को भी मैंने सोल्व कर लिया, आवाज की प्रॉब्लम भी, ओके ठीक है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जो हमारा क्वेश्चन है, जो हमारा क्वेश्चन है, उसका उत्तर क्या जाएगा, ताट्या टोपे। क्या जाएगा, ताट्या टोपे। तो ठीक है, इसके बाद हम अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन, माहिष्मती नगर को किसने बसाया था, माहिष्मती नगर को किसने बसाया था। तो जल्दी से उत्तर दीजिए। शास्त्रवाती, कीर्तिवीर अर्जुन, हे राजा, अहिल्याबाई। आखिर किसने माहिष्मती नगर को बसाया था, जल्दी से जल्दी उत्तर दीजिए, जल्दी से उत्तर दीजिए। निखिल चौहान, हेलो निखिल। लता, बहुत बढ़िया। हे राजा, बहुत बढ़िया। आजम का उत्तर आ रहा है अहिल्याबाई। चलो ठीक है, देखते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों सुनना, माहिष्मती नगर, इसके बारे में मैं आप लोगों को बहुत सारी जानकारी डिटेल से बताने वाला हूं, बहुत सारी जानकारी डिटेल से बताने वाला हूं। सुनना, जो माहिष्मती नगर है, माहिष्मती नगर, ये जो माहिष्मती नगर है, माहिष्मती नगर, इसको किसने बसाया, ये हमारा क्वेश्चन है। तो इसको हे वंश के राजा, इसको हे वंश के राजा, उनका नाम था हे राजा, हे राजा माहिष्मत,
माहिष मत, हेई वंश के राजा हेई राजा माहिष्मत ने किसको बसाया था? इन्होंने इन्हीं के नाम पे एक नगर बसाया था और उस नगर का नाम क्या था मेरे प्यारे दोस्तों? माहिष्मती। क्या था? माहिष्मती। आज इस माहिष्मती नगर का वर्तमान नाम क्या है? तो आज ही इसी माहिष्मती नगर का वर्तमान नाम, तो इसी माहिष्मती नगर को आप वर्तमान में किस नाम से जानते हो? महेश्वर। किस नाम से जानते हो? महेश्वर। जो कि किस जिले में आता है? जो कि खरगोन जिले में आता है। जो कि खरगोन जिले में आता है। तो यदि आप लोगों से कोई पूछ ले कि महेश्वर का प्राचीन नाम क्या था, तो महेश्वर का प्राचीन नाम क्या था मेरे प्यारे दोस्तों? माहिष्मती। और इस माहिष्मती को किसने बसाया था? हेय वंश के राजा माहिष्मत ने इसको बसाया था। और ये क्वेश्चन बड़ा ही शानदार यहां से एग्जामिनर हमसे पूछता है। क्या पूछता है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछता है कि होलकर वंश की रानी, होलकर वंश की रानी देवी अहिल्याबाई ने, देवी अहिल्याबाई ने माहिष्मती को अपनी राजधानी बनाया था। माहिष्मती को अपनी राजधानी बनाया था। तो यदि हमसे एग्जामिनर पूछ ले कि माहिष्मती को अपनी राजधानी किसने बसाया था या बनाया था, तो किसने बनाया था? ये आप लोगों को सीधे सीधे उत्तर दिख रहा है, रानी देवी अहिल्याबाई ने। किस वंश की रानी थी? होलकर वंश की रानी थी। और ये जो माहिष्मती है मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों ने सुना होगा अवंतिका साम्राज्य, या जिस अवंतिका को या अवंती को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? उज्जैन नाम से जाना जाता है। एक समय में ये इसी अवंतिका साम्राज्य की ये माहिष्मती राजधानी भी थी। तो ये दो, इसकी राजधानी उज्जैन भी थी अवंतिका साम्राज्य की, और साथ में माहिष्मती भी थी। और कई बार एग्जामिनर हमसे पूछ लेता है ये जो माहिष्मती है किस नदी के किनारे है? तो ये नर्मदा नदी के किनारे। किस नदी के किनारे है? नर्मदा नदी के किनारे। नर्मदा नदी के किनारे। तो उम्मीद करता हूं इतने सारे फैक्ट आप लोगों को महाकाल सीरीज में बहुत ही पसंद आ रहे होंगे। महाकाल सीरीज में पसंद आ रहे होंगे। बहुत बढ़िया, सभी का उत्तर आ रहा है, शानदार। अजय मीना का कंफ्यूजन है मास्टर जी, धूपगढ़ और जनापाव चोटी में कंफ्यूजन है। तो सुनना अजय भाई का कंफ्यूजन दूर कर देते हैं। जो धूपगढ़ चोटी है, कौन सी मेरे प्यारे दोस्तों? जो धूपगढ़ चोटी है, धूपगढ़ चोटी, ये जो धूपगढ़ चोटी है मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है। सबसे ऊंची चोटी है। यदि आप लोगों से पूछ लिया जाए धूपगढ़ चोटी जो कि मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है, इसकी हाइट कितनी है? तो इसकी हाइट है 1350 मीटर। और ये जो धूपगढ़ चोटी है ये किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? तो ये सतपुड़ा मेकाल पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। सतपुड़ा मेकाल पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। जब आप एमपी का नक्शा बनाते हो, जब आप लोग एमपी का नक्शा बनाते हो, बता देता हूं मैं सारी की सारी चीजें, तो आपका कोई कंफ्यूजन ना रहे। फ्रेंड्स, ये मध्य प्रदेश के दक्षिण में जो सीरीज है, इसी सीरीज को हम किस नाम से जानते हैं? इसे हम सतपुड़ा मेकाल पर्वत श्रृंखला जानते हैं। तो इसी का ये वाला जो पश्चिम वाला भाग है, इसे हम किस नाम से जानते हैं? राजपीपला की पहाड़ी। किस नाम से जानते हैं? राजपीपला की पहाड़ी। ये जो मध्य वाला भाग है, इसे हम किस नाम से जानते हैं? महादेव की पहाड़ी। और ये पूर्वी भाग है, इसे हम किस नाम से जानते हैं? मेकाल की पहाड़ी। तो इसी महादेव की पहाड़ी पर मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी, इसी महादेव की
पहाड़ी पर मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है? तो ये भी हमसे पूछ ले, ये जो धूपगढ़ की चोटी है कहां पर स्थित है? सतपुड़ा मैकाल पर्वत श्रृंखला में कहां पर स्थित है? तो महादेव की पहाड़ी पर, महादेव की पहाड़ी पर, महादेव की पहाड़ियों पर। अब जो क्वेश्चन है जाना पाओ, ये जो जाना पाओ है ये कहां पर है? ये विंध्यन पर्वत श्रृंखला, विंध्यन पर्वत श्रृंखला को भी हम 3 भागों में पढ़ते हैं। ये जो भाग है इसको हम क्या किस नाम से जानते हैं? विंध्यन रेंज। किस नाम से जानते हैं? विंध्यन रेंज, विंध्यन रेंज। इसका जो मध्य वाला भाग है इसे हम किस नाम से जानते हैं? भांडेर रेंज। और ये जो इसका दक्षिण वाला भाग है इसे हम किस नाम से जानते हैं? कैमूर रेंज। किस नाम से जानते हैं? कैमूर रेंज। तो जो जानापाऊ की बात है, जानापाऊ इसी विंध्यन रेंज में यहां पर स्थित है। यहां पे क्या है? जानापाऊ की पहाड़ी, जानापाऊ की पहाड़ी। तो ये जो जानापाऊ की पहाड़ी है, पहाड़ियां, ये मालवा वाले क्षेत्र में आएगी। ये वाला क्षेत्र कौन सा है? मालवा का। तो जानापाऊ की पहाड़ियां विंध्यन रेंज में स्थित मालवा की सबसे ऊंची चोटी है। जानापाऊ की पहाड़ियां मालवा में स्थित विंध्यन रेंज की सबसे ऊंची चोटी है। सर सतपुड़ा की रानी किसे कहा जाता है? बहुत बढ़िया। तो फ्रेंड्स जो सतपुड़ा है, सतपुड़ा की रानी पंचमढ़ी को कहा जाता है। सतपुड़ा की रानी, सतपुड़ा की रानी किसे कहा जाता है? पंचमढ़ी को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? पंचमढ़ी को कहा जाता है। पूछ लेगा पंचमढ़ी किस जिले में है? तो किस जिले में है? होशंगाबाद जिले में। तो उम्मीद करता हूं अजय का भी डाउट कंप्लीट हुआ होगा। तो मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है जो कि महादेव पहाड़ियों पर स्थित है। और जो जानापाऊ है वो जानापाऊ ये जो विंध्यान पर्वत श्रृंखला है इसमें जो पश्चिमी भाग है जो कि मालवा के अंतर्गत आता है, मालवा में स्थित विंध्यन की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? जानापाऊ। वैसे मालवा की सबसे ऊंची चोटी सिगार चोटी है, मालवा की सबसे ऊंची चोटी सिगार चोटी है, लेकिन सिगार चोटी इस विंध्यन में स्थित नहीं है, इसलिए विंध्यन में स्थित मालवा की सबसे ऊंची चोटी जानापाऊ है। ये कहां पर है? इंदौर में। कहां पर है? इंदौर में। तो उम्मीद करता हूं सारे के सारे बातें अच्छे से समझ में आई होगी। बहुत बढ़िया, शानदार। एक बात और, ये सतपुड़ा है और ऊपर से विंध्यान पर्वत श्रृंखला, ये दोनों जहां पे मिलते हैं, ये दोनों जहां पे मिलते हैं इस स्थान को क्या कहते हैं मेरे प्यारे दोस्तों? इस स्थान को कहते हैं अमरकंटक। क्या कहते हैं इस स्थान को? अमरकंटक। अमरकंटक की पहाड़ियां यही वाला क्षेत्र है जहां पे विंध्यान पर्वत रेंज का कैमूर वाला क्षेत्र मिलता है और सतपुड़ा का मैकाल वाला क्षेत्र मिलता है। तो ये भी हमसे पूछ लेगा, तो ये कहाँ है? अमरकंटक। तो सारी की सारी बातें चमकी के नहीं चमकी? बहुत बढ़िया। शुभम नागर बहुत बढ़िया, धन्यवाद। फ्रेंड्स अगर थोड़ा सा भी लग रहा है कि मनीष सर जो चीजें पढ़ा रहे हैं मजा आ रहा है तो एक बार क्लास को शेयर कर दें, एक बार क्लास को शेयर कर दें। और अभी तक जिसने लाइक नहीं करा वो लाइक भी कर दें, क्योंकि आज से महाकाल बैच शुरू हो गई है और क्लास नंबर 1 है। इसके पहले भी एमपीजीके की 27 क्लास पहले भी ले चुका हूं, लेकिन महाकाल सीरीज की खासियत क्या है? और भी डीपली और भी 360 डिग्री क्वेश्चन हल करेंगे। ठीक है, तो इसके बाद हम आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन पर। तो माहिष्मती नगर को किसने बसाया था? तो किसने बसाया था? हे राजा ने। मैंने सारी की सारी बातें आपको बहुत अच्छे से बता दी है। ठीक है, इसके बाद अगले क्वेश्चन पर आते हैं। फ्रेंड्स जितना भी मैंने लिखा है हर एक चीज आपको पीडीएफ में मिलेगी, हर एक चीज। और फ्रेंड्स एक चीज और मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, सिंह मैथमेटिक्स का जो यूट्यूब चैनल है या ये जो परिवार है, ये परिवार आप लोगों का परिवार है। आप लोगों की नैतिक जिम्मेदारी है इस परिवार का सपोर्ट करना, क्योंकि इस मंच पर खड़ा होने वाला हर एक टीचर ना केवल आप लोगों के लिए 100% लगा है, बल्कि अपनी पूरी मेहनत भी लगाए बैठा है। तो आप लोगों का भी कर्तव्य है।
जलियांवाला बाग, जलियांवाला बाग की शताब्दी पर आयोजन मध्य प्रदेश में कहां किया गया? बहुत ही शानदार क्वेश्चन। जलियांवाला बाग हत्याकांड आप लोगों ने खूब सुना है, लेकिन उसकी शताब्दी, शताब्दी बोले तो क्या होता है? सेंचुरी, सेंचुरी बोले तो 100 साल, 100 साल पर मध्य प्रदेश में उसका आयोजन कहां पर हुआ है? ग्वालियर, टीकमगढ़, दतिया, मुरैना। जल्दी से उत्तर चिपका दीजिए। सर पीडीएफ कहां मिलेगी? बहुत बढ़िया क्वेश्चन। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जो सिंह मैथमेटिक्स है, जो सिंह मैथमेटिक्स का टेलीग्राम है, उस पर आप जाइए, और सर ने शायद इसी क्लास के डिस्क्रिप्शन में उसे भी लिंक कर दिया है ना, तो आप वहां से भी ले सकते हो। प्रवीण का आ रहा है सी, संगीता मेहरा का आ रहा है सी। देखो, इसीलिए मैं बोलता हूं, अगर क्लास नहीं देखोगे तो नुकसान में रहोगे, क्योंकि मैं ना केवल क्लास नहीं लेता हूं, मैं इतनी सारी चीजें पढ़ा देता हूं कि ऑफलाइन में भी नहीं मिलेगी। ऑफलाइन में वाला भी इतना नहीं पढ़ाएगा जितना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे यहां पे खड़ा होकर मैं पढ़ा देता हूं। तो जल्दी से इसका उत्तर दीजिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका उत्तर आएगा ग्वालियर। इसका उत्तर क्या आएगा? ग्वालियर। अब हो गए बहुत से लोगों के उत्तर गलत, पता है मुझे, बहुत से लोगों के उत्तर गलत हो गए, लेकिन मैं अभी सभी के उत्तर बताता हूं आप लोगों के। जलियांवाला बाग हत्याकांड, जलियांवाला बाग हत्याकांड, फ्रेंड, ये एक इतिहास का एक बहुत ही ज्यादा काला दिन कह सकते हो आप इसे। एक इतिहास का ये काला दिन था। क्या हुआ था? तारीख थी 13 अप्रैल, 13 अप्रैल 1919, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग, ये कहां पर है? ये पंजाब के अमृतसर में, पंजाब के अमृतसर में, पंजाब के अमृतसर में। कुछ लोग बैठकर क्या कर रहे थे? शांतिपूर्ण तरीके से मीटिंग कर रहे थे, सभा कर रहे थे, क्योंकि अंग्रेजों ने, जो उस समय के नेता थे, उनको गिरफ्तार कर लिया था। तो उनकी रिहाई के लिए, उनकी रिहाई के लिए पंजाब के अमृतसर में जलियांवाला बाग नामक एक बाग में कुछ लोग क्या कर रहे थे? सभा कर रहे थे। लेकिन तभी एक अंग्रेज अधिकारी आता है, एक अंग्रेज आता है, और उसका नाम बार बार एग्जामिनर हमसे पूछता है, क्या नाम है उसका? जनरल डायर, जनरल डायर। ये जनरल डायर आता है और धुआं धुआं कर देता है, और एक उसी में कुआं होता है, कई लोग उस कुएं में गिरकर, या उस गोली से जनरल डायर की सैनिकों ने अंधाधुंध फायरिंग की, और बहुत से लोगों की क्या चली गई? जान चली गई। और यह भी पूछ लिया जाता है किस दिन? तो वो दिन था बैसाखी का, बैसाखी का दिन, बैसाखी का दिन। तो कई बार एग्जामिनर पूछ लेता 13 अप्रैल 1919 को कौन सा दिन था? तो बैसाखी का दिन था। तो अब हुआ क्या? इसके 100 साल पूरे होने पर, 100 साल पूरे हुए। तो इसके 100 साल कब पूरे हुए? 13 अप्रैल, 13 अप्रैल 2019, 1919 से 100 साल कब हो गए? 13 अप्रैल 2019 को। तो क्या हुआ इस दिन? इस दिन जो हमारा ग्वालियर है, मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक सभा का आयोजन हुआ। क्या हुआ? एक सभा का आयोजन हुआ। बहुत बढ़िया। आजम सर, नाइस टीचिंग, थैंक यू, थैंक यू। जनरल डायर ने गोली मारने का आदेश दिया, बिल्कुल लता जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया लता जी। डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किस्लू, बहुत बढ़िया, ये दोनों नाम भी पूछे जाते हैं, बहुत बढ़िया। अंतिम, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो एक सभा, एक सभा जिसका नाम है हालवरपुर, हालवरपुर पंजाबी सभा, पंजाबी सभा के द्वारा मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक सभा का आयोजन किया गया। क्या किया गया? सभा का। तो देखो कितनी बड़ी बात है कि
मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हालवरपुर पंजाबी सभा के द्वारा इन लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए अर्थात उनके 100 साल होने पर एक सभा का आयोजन कहाँ किया गया? मध्य प्रदेश के ग्वालियर में। तो ये सारी की सारी बातें आप लोगों को उम्मीद करता हूं चमक गई होगी। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बहुत बढ़िया, ठीक है। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो हमारा उत्तर आप लोगों को पता लग ही गया होगा, ग्वालियर उत्तर आ जाएगा ना। आयोजन शताब्दी पर मध्य प्रदेश में कहां पर हुआ? ग्वालियर में। अगला, प्रथम बार, फर्स्ट टाइम, कब की बात कर रहा है वो? प्रथम बार 1985 1985 में द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्तकर्ता कौन थे? द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्तकर्ता कौन थे? एमपीपीएससी प्री 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन बिल्कुल वही लेता हूं, बहुत अच्छे, बहुत हाई लेवल के, जो सीधे सीधे एग्जाम में पूछे जाएंगे। ओ एम नाम्बियार, ओम प्रकाश भारद्वाज, बी बी भागवत, उपयुक्त सभी पहली बार द्रोणाचार्य पुरस्कार के प्राप्तकर्ता कौन थे? जल्दी से उत्तर चिपका दीजिए। लता अहिरवार चमक गई, बहुत बढ़िया, शानदार। दीजिए, अभी तक किसी का भी उत्तर नहीं आ रहा है। श्वेता का उत्तर आ रहा है डी, बहुत बढ़िया श्वेता, शानदार। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बहुत सारी बातें अभी डिटेल से बताने वाला हूं। बहुत सारी बातें मैं आप लोगों को डिटेल से बताने वाला हूं। बहुत बढ़िया श्वेता। संगीता मेहरा का भी आ रहा है डी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो मैं आप लोगों को सारी की सारी बातें बहुत डिटेल से बता देता हूं। क्या? जो द्रोणाचार्य पुरस्कार है, आप लोगों को पता चल गया द्रोणाचार्य पुरस्कार पहली बार कब दिया था? 1985 को दिया था। द्रोणाचार्य पुरस्कार एक बार में अर्थात साल में, एक साल में अधिकतम 5 लोगों को दिया जा सकता है। कितने लोगों को दिया जा सकता है? 5 लोगों को। और इसमें जो राशि है वो कितनी है? 5 लाख रुपए। कितनी है? 5 लाख रुपए। अर्थात द्रोणाचार्य पुरस्कार जिसे भी प्राप्त होगा उसे कितने रुपए मिलेंगे? 5 लाख रुपए मिलेंगे, साथ में द्रोणाचार्य पुरस्कार भी मिलेगा। तो ये पहली बार 1985 को 3 लोगों को दिया गया था, ओ एम नाम्बियार को, ओम प्रकाश भारद्वाज को और बीबी भागवत। तो हमारा उत्तर क्या जाएगा? उपयुक्त सभी। अर्थात इन सभी को दिया गया था। ओ एम नाम्बियार ये कौन थे? ये एक एथलेटिक्स थे। कौन थे? एक एथलेटिक्स थे। ओम प्रकाश भारद्वाज कौन थे? एक मुक्केबाज थे। कौन थे? एक मुक्केबाज थे, बॉक्सर थे। इसके अलावा बीबी भागवत ये कौन थे? कुश्ती के खिलाड़ी थे। ये कौन थे? कुश्ती के। तो कई बार पूछ लेगा ओ एम नाम्बियार का संबंध किस खेल से? एथलेटिक्स से। ओम प्रकाश भारद्वाज का संबंध किस खेल से? मुक्केबाज से। बीबी भागवत का संबंध किस खेल से? कुश्ती से। एक साल में 5 लोगों को दिया जाता है और अधिकतम 5 लाख रुपए इसकी राशि भी है। बहुत बढ़िया, शानदार, ठीक है।
बहुत बढ़िया, एक साथ 5 लोगों को दिया जाता है, बहुत बढ़िया। इसके बाद हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन, लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान की स्थापना किस वर्ष हुई? 1952, 1957, 1960, 1961। फ्रेंड्स, जो रानी लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान, ये देश का पहला शारीरिक शिक्षा संस्थान है। अर्थात इसमें शारीरिक संबंधी शिक्षा दी जाएगी। इसकी स्थापना जो हमसे पूछा गया है, इसकी स्थापना 1957 को कहां पर हुई थी? ग्वालियर में। तो ये आज कहां पर है? ग्वालियर में। लेकिन उसने हमसे ये तो नहीं पूछा ये कहां पर है, लेकिन मैंने आपको बता दिया ये ग्वालियर में। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1957। बहुत बढ़िया, शानदार। अगर फ्रेंड्स क्लास में मजा आ रहा है तो जल्दी से क्लास को शेयर कर दो। अगर क्लास में मजा आ रहा है तो महाकाल सीरीज है और महाकाल के नाम से क्लास को ठोको। आशीष, गुड इवनिंग आशीष, बहुत बढ़िया। इसके बाद फ्रेंड्स, यदि हमसे अभी प्रस्तावित पूछ ले, यदि दूसरा शारीरिक शिक्षा संस्थान कहां पर खुलने वाला है, जो दूसरा, तो उसका नाम है मेजर ध्यानचंद। बहुत बढ़िया, मेजर ध्यानचंद शारीरिक शिक्षा संस्थान। मेजर ध्यानचंद शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षण, शिक्षा भी देगा और साथ में प्रशिक्षण भी देगा संस्थान। ये कहां पर खोला जाना प्रस्तावित है? तो ये भोपाल में। जो दूसरा होगा वो कहां पर खोलना जाना प्रस्तावित है? भोपाल में। तो ये जब खुलेगा तब की बातें हैं, अभी तो हमें पता होना चाहिए, है ना? ठीक है, ठीक है। तो जल्दी से एक बार सभी क्लास को शेयर जरूर कर दीजिए, तो हमारा उत्तर भी निकल गया। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बेगा जनजाति मुख्य रूप से पूछा उसने, बेगा जनजाति मुख्य रूप से कहां मिलती है? प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड 2016 में क्वेश्चन को पूछ चुका है। विंध्य और सतपुड़ा क्षेत्र, उज्जैन और जबलपुर क्षेत्र, उमरिया और मंडला और बालाघाट जिला। उमरिया और बालाघाट या मंडला और बालाघाट। उत्तर चिपका दीजिए। बेगा जनजाति क्या पूछा उसने? बेगा ट्राइब्स का। अरविंद वर्मा का आ रहा है मेरिड। श्वेता का आ रहा है डी। बहुत बढ़िया श्वेता, बहुत बढ़िया। तो फ्रेंड्स, वैसे हमारा उत्तर तो आ जाएगा मंडला और बालाघाट। जो बेगा ट्राइब से मुख्य रूप से कहां पाई जाती है? मंडला और बालाघाट। लेकिन उमरिया में भी पाई जाती है, लेकिन उसने मुख्य रूप से पूछा इसलिए। लेकिन मैं आप लोगों को बता देता हूं, एक तो मंडला में पाई जाती है, मंडला के बाद कहां पाई जाती है? बालाघाट में पाई जाती है। इसके अलावा कहां पाई जाती है? उमरिया जिले में भी पाई जाती है। किस जिले में? उमरिया जिले में, लेकिन कम मात्रा में। उमरिया में भी पाई जाती है। इसके अलावा और कौन से डिस्ट्रिक्ट आ जाएंगे? शहडोल आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा? शहडोल आ जाएगा। इसके अलावा कौन सा आ जाएगा? अनूपपुर आ जाएगा। अनूपपुर आ जाएगा। तो मध्य प्रदेश का दक्षिण पूर्व जो भी क्षेत्र है उसमें पाई जाती है। तो मंडला, बालाघाट, उमरिया, शहडोल, अनूपपुर और डिंडोरी। लेकिन मुख्य रूप से उसने पूछा तो उत्तर क्या जाएगा? मंडला और बालाघाट, है ना? जैसे इसमें उमरिया और मंडला भी है, लेकिन ये उत्तर नहीं होगा, उत्तर ये ही होगा क्योंकि ये मुख्य रूप से पूछा उसने, है ना?
बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया श्वेता कह रहा है ईस्टर्न सतपुड़ा एरियाज, बहुत बढ़िया, शानदार। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। कौन सी जनजाति, बहुत बढ़िया, कौन सी जनजाति लोहासुर, लोहासुर को अपना देवता मानती है? क्या तो क्वेश्चन एमपीपीएससी प्री 2016 में पूछा गया क्वेश्चन। गोंड, भील, कोरकू, आग्रिया, जल्दी से उत्तर दीजिए। उत्तर दीजिए। कौन सी जनजाति लोहासुर को अपना देवता मानती है? तो कौन सी जनजाति लोहासुर को अपना देवता मानती है? तो लोहासुर, जल्दी से उत्तर दीजिए। लोहासुर को आखिर कौन सी जनजाति अपना देवता मानती है? ठीक है, अभी तक किसी का उत्तर नहीं आ रहा है। तो कौन सी मानती है मेरे प्यारे दोस्तों? अग्रिया। कौन सी मानती है? अग्रिया। अग्रिया। तो ये लोहासुर को अपना देवता मानती है। कौन सी मानती है? अग्रिया। इसके अलावा ये जो लोहासुर इनके देवता है, लोहासुर जो इनके देवता है, इनका जो निवास स्थान कहां पर है? इनका निवास स्थान कहां पर है मेरे प्यारे दोस्तों? तो इनका जो निवास स्थान है धधकती, धधकती हुई भट्टियों में, धधकती हुई भट्टियों में। अब आप बोलोगे सर धधकती हुई भट्टियों का मतलब क्या? आप लोगों ने सुना होगा लोहार, लोहार जो लोहे का काम करता है वो जो भट्टी लगाता है, तो वो जो भट्टी है वही इन आग्रिया का, ये जो आग्रिया ट्राइब से इन्हीं के देवता उसी में क्या करते हैं? निवास करते हैं। तो ये आग्रिया कौन है? ये आग्रिया वही व्यक्ति है, आदिवासी लोहार, आदिवासी लोहार। तो फ्रेंड्स, ये जो गांव में जो आप देखते हो कि लोहार होते हैं जो कि लोहे का काम करते हैं, और लोहे का काम करते हैं इसीलिए इन्हें आदिवासी लोहार कहा है, और इसीलिए इनके देवताओं को भी लोहासुर कहा है। और साथ में ये ट्राइब्स कौन सी है? अग्रिया। कौन सी है? अग्रिया। बहुत बढ़िया, शानदार, बहुत बढ़िया। सभी का उत्तर आ रहा है। डी लता जी का भी आ रहा है, बहुत बढ़िया। आशीष का भी आ रहा है, बहुत बढ़िया। देखो, जिस जिसके उत्तर गलत हो रहे हैं बिल्कुल टेंशन नहीं, गलत उत्तर वाले कोई दिक्कत ना ले। हम पढ़ी तो इसलिए ताकि अगर गलत उत्तर हो तो भी हम उत्तरों को सही कर सकें। तो हमारी सारी की सारी बातें चमक गई। ठीक है, यदि आप लोगों से पूछ ले जाए ये जो अग्रिया है, ये जो अग्रिया है, तो इनका जो निवास स्थान है, इनका जो निवास स्थान है मुख्य रूप से देखो, इनके देवता का निवास स्थान बताया मैंने, धधकती हुई भट्टियों में। ये नहीं रहते हैं उस धधकती हुई भट्टियों में, देवता रहते हैं। तो इनका निवास स्थान मुख्य रूप से जहां पे गोंड ट्राइब्स रहती है, गोंड जनजाति रहती है, मध्य प्रदेश में जिस क्षेत्र में गोंड जनजाति रहती है उसी क्षेत्र में आग्रिया लोगों का भी निवास है। तो अब आप पूछोगे सर ये गोंड कहाँ रहते हैं? तो ये गोंड मुख्य रूप से कहाँ रहते हैं? तो ये मुख्य रूप से रहते हैं शहडोल। कहाँ रहते हैं मेरे प्यारे दोस्तों? शहडोल हो गया। कौन सा जिला हो गया मध्य प्रदेश का? शहडोल जिला हो गया, बहुत बढ़िया। इसके अलावा कौन सा हो जाएगा? मंडला हो जाएगा। शहडोल, मंडला, और छत्तीसगढ़ में रहते हैं ये। छत्तीसगढ़ में कहां पर रहते हैं? दंडकारण्यक के पठार। आप लोगों ने सुना होगा दंडकारण्यक का पठार। तो ये जो दंडकारण्यक का पठार है छत्तीसगढ़ में, इन लोगों का निवास स्थान है। तो हमसे आप कुछ भी पूछ ले एग्जामिनर, हमने हर एक चीज को खोल दिया है, उसकी परतों को खोल दिया है, हमने परतों को ही खोल दिया। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन, किस शासक द्वारा, किस शासक द्वारा मंदसौर के किले का निर्माण कराया गया? प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड पीईबी 2019 में पूछ चुका है। जल्दी से उत्तर चिपकाइए। सूरज सेन, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, जहांगीर, मंदसौर के किले का निर्माण किसने करवाया? ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। मंदसौर का किला किसने करवाया? उत्तर दीजिए।
बहुत बढ़िया। श्वेता का उत्तर आ रहा है सी, आशीष का उत्तर आ रहा है सी, बहुत बढ़िया। चलो ठीक है, मैं थोड़ी सी डिटेल जानकारी दे देता हूं। बहुत बढ़िया। जो मंदसौर का किला है, मंदसौर का किला, मंदसौर का किला किसने बसाया या किसने बनाया? तो हमारा उत्तर तो आ गया, किसने बसाया? अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी। तो ये हमारा उत्तर तो आ गया। इसका निर्माण किसने करा? अलाउद्दीन खिलजी ने करा, अलाउद्दीन खिलजी ने करा। पूछ लेगा कब करा, तो कब करा? 14वीं शताब्दी में, 14वीं शताब्दी में करा। मंदसौर के किले का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने 14वीं शताब्दी में करा। इसके अलावा ये जो मंदसौर है, मंदसौर का पुराना नाम क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? मंदसौर का पुराना नाम क्या है? कई बार पूछ लिया जाता है कि मंदसौर का पुराना नाम क्या है। तो मंदसौर का पुराना नाम क्या है? दसपुर। क्या है? दसपुर, या इसी को क्या बोल देते हैं हम? दसपुर या दशापुर। क्या बोल देते हैं? दसपुर या दशापुर। और क्या है? ये जो मंदसौर है, ये जो मंदसौर है, ये किस नदी के किनारे है? तो ये सिवना नदी के किनारे है, सिवना नदी के किनारे। कई बार एग्जामिनर हमसे पूछ लेता है कि जो मंदसौर है किस नदी के किनारे बसा है? तो सिवना नदी के किनारे बसा है। ये जो सिवना नदी है, इसका उद्गम कहां से हुआ है? ये भी कई बार पूछा गया है। तो इसका उद्गम हुआ है रतलाम से। कहां से? रतलाम से। देखो निकली रतलाम से, लेकिन रतलाम में बहती नहीं है, बहती कहां पे? मुख्य रूप से मंदसौर में। और इसी सिवना नदी के किनारे, इसी सिवना नदी के किनारे भगवान पशुपतिनाथ का मंदिर है, पशुपतिनाथ का मंदिर, भगवान पशुपतिनाथ का मंदिर। तो हर एक चीज, हर एक कॉन्सेप्ट कंप्लीट करते चलो, बिल्कुल छोड़ना तो कुछ भी नहीं है। हरिओम सर जी, रोहित सर की मैथ्स की क्लास होगी क्या? रोहित सर, विशाल सर, बिल्कुल विशाल सर की क्लास अभी मेरी क्लास के बाद होगी मेरे प्यारे दोस्तों, 9 बजे। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो हमारा उत्तर मिल गया आप लोगों को। और एक चीज और मैं बता देना चाहता हूं, ये जो मंदसौर का किला है, मंदसौर का किला, ये जो मंदसौर का किला है, इसमें कितने दरवाजे हैं? इसमें 12 दरवाजे हैं। तो कई बार एग्जामिनर ये भी पूछ लेता है, मध्य प्रदेश का एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है, तो हमें सब कुछ पता होना चाहिए। उसके कितने पैर है, कितने हाथ है, कितने दांत है, सब पता होना चाहिए। तो इसमें कितने दरवाजे हैं? इसमें 12 दरवाजे हैं। चलो कुछ इंपोर्टेंट दरवाजों के नाम बता देता हूं, इसमें कुछ इंपोर्टेंट दरवाजों के नाम बता देता हूं। जैसे कौन सा जाएंगे? बहुत बढ़िया, भाई का दरवाजा। कौन सा? भाई दरवाजा। देखो भाई का दरवाजा इसी में है ना, भाई का दरवाजा या भाई का किला। अच्छा, भाई का किला, बहुत बढ़िया। फिर कौन सा जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों? खानपुर दरवाजा। कौन सा जाएगा? खानपुर दरवाजा। तो ये इसके कुछ खास खास दरवाजे हैं। फिर महादेव घाट दरवाजा, महादेव घाट दरवाजा, ये भी इसका प्रमुख दरवाजा है। इसके अलावा और कौन सा जाएगा? मंडी दरवाजा। बहुत बढ़िया, मंडी दरवाजा। तो एक चीज पूछी थी हमने, तो पूरी फाइल ही निपटा दी। तो मंदसौर का किला अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था। अलाउद्दीन खिलजी, ये वही अलाउद्दीन खिलजी है जिसने अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी का क्या कर दिया था? खत्म कर दिया था काम। लाइन खत्म। कब बनवाया था? 14वीं शताब्दी में बनवाया था। मंदसौर का पुराना नाम दसपुर या दशापुर। मंदसौर किस नदी के किनारे है? सिवना नदी, लेकिन इसका उद्गम रतलाम से होता है। और इस सिवना नदी के किनारे प्रसिद्ध
पशुपतिनाथ का मंदिर है, पशुपतिनाथ का मंदिर है। और ये 12 दरवाजे तो मैंने नहीं बताए, लेकिन हाँ ये कुछ इंपॉर्टेंट दरवाजे हैं। अच्छा, तो हरिओम भाई सुनना, जो अच्छा आप रोहित सर का बोल रहे हो, तो रोहित सर की क्लास अभी संडे को हो सकता है, अभी उनका कंफर्म नहीं है, लेकिन जैसे ही कंफर्म होगा आप लोगों को तुरंत मैसेज कर दिया जाएगा, तुरंत बता दिया जाएगा, है ना। अभी थोड़ा सा उनका कंफर्म नहीं है ना, लेकिन क्लास जरूर लगने लगेगा। क्लास सभी टीचर का, हर एक फैकल्टी का क्लास बराबर लगने लगेगा। और देखो, मैं ये नहीं बोलता कि हम अच्छा पढ़ा रहे हैं कि आप कुछ करो, आप तो आओ क्लास में, देखो, रुको तो सही क्लास में 2 4 5 मिनट, देखो तो सही कंटेंट क्या मिल रहा है। अगर मजा नहीं आए ना तो बोल देना कि सर मजा नहीं आया, बट मजा तो आएगा, मजा तो ला दूंगा मैं तुम्हें। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इसके बाद हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो किस शासक द्वारा मंदसौर के किले का निर्माण हुआ था? उत्तर निकला कि नहीं निकला? निकला। अगला क्वेश्चन, भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में मध्य प्रदेश में स्थापित ज्योतिर्लिंगों की संख्या कितनी है? ये लो, एमपीपीएससी 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्या हलवा खाओगे क्या? हलवा भी नहीं है इतना अच्छा जितना अच्छा क्वेश्चन लाया हूं, तो ये तो आप उत्तर लगा ही दोगे, है ना। क्या सर ये भी का क्वेश्चन है? देखो, इससे अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए तो हर एक तरीके का क्वेश्चन, ऐसा नहीं बहुत हाई लेवल का पढ़ ले, ये छोटे छोटे बच्चे ही निकला दिक्कत दे देगा। वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बिल्कुल रोहित सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और उनकी क्लास बिल्कुल लगेगी, बिल्कुल हरिओम भाई लगेगी। आप भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, थैंक यू हरिओम भाई। तो यदि आप लोगों को लग रहा है कि मैं अच्छा पढ़ा रहा हूं, मान लो लग रहा है थोड़ा सा, तो क्लास को शेयर कर दो, क्लास को शेयर कर दो। और अगर शेयर नहीं करो तो लाइक कर दो, कहीं ना कहीं तो कर दो एक काम तो। इति मालवी जी का उत्तर आ रहा है 2, बहुत बढ़िया। लता जी का उत्तर भी आ रहा है 2, बहुत बढ़िया। आशीष का उत्तर आ रहा है, अच्छा आशीष ने पूछा रोहित सर कौन, तो रोहित सर वही सर है जिन्होंने अभी क्लास ली थी, जिन्होंने अभी क्लास ली थी। तो कितने? 2। कितने? 2। बताने में तो अभी 12 के 12 बताऊं क्या? आप लोग बोल दोगे तो सर 12 बताओ, 12 ही बता दूंगा। चलो ठीक है, आज 12 के 12 ज्योतिर्लिंग देखते हैं, आज 12 के 12 ही ज्योतिर्लिंग देखते हैं। यदि सबसे बड़ा ज्योतिर्लिंग नंबर 1 पर हम रखें तो कौन सा जाएगा? सोमनाथ। कौन सा जाएगा? सोमनाथ। और जो सोमनाथ ज्योतिर्लिंग कहां पर है? गुजरात में। कहां पर है? गुजरात में। फिर इसके बाद दूसरा, यदि हम दूसरे ज्योतिर्लिंग की बात करें तो कौन सा जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों? मल्लिकार्जुन। बहुत बढ़िया, मल्लिकार्जुन। और ये मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग कहां पर है? ये आंध्र प्रदेश में है। कहां पर है ये? आंध्र प्रदेश में। कहां पर है? आंध्र प्रदेश में। बहुत बढ़िया। इसके बाद कौन सा जाएगा? नंबर 3। नंबर 3 पर आ जाएगा महाकालेश्वर। महाकालेश्वर। और महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग कहां पर है? महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग है मध्य प्रदेश में। कहां पर है? मध्य प्रदेश में। किस नदी के किनारे है ये शिप्रा नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है ये? शिप्रा नदी के किनारे। और ये किस नदी के किनारे है? कृष्णा। कृष्णा नदी। तो कई बार पूछ लिया जाता है मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग किस नदी के किनारे है? कृष्णा नदी। महाकालेश्वर किस नदी के किनारे है? शिप्रा। शिप्रा नदी। इसके अलावा नंबर 4 ओमकारेश्वर। ओमकारेश्वर। ओमकारेश्वर ये भी कहाँ है? मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश में कहां पर है? खंडवा में। कहां पर है? खंडवा में। कहां पर है? खंडवा में। बहुत बढ़िया। और ये किस नदी के किनारे है? नर्मदा नदी। किस नदी के किनारे आ जाएगा? नर्मदा नदी। किस नदी के किनारे आ जाएगा? नर्मदा नदी। इसके अलावा
अगला यदि हम बात करें नंबर 5, तो कौन सा जाएगा? केदारनाथ। कौन सा जाएगा? केदारनाथ। और केदारनाथ कहां पर आ जाएगा? उत्तराखंड। कहां पर आ जाएगा? उत्तराखंड। ये कौन सी नदी के किनारे है? ये अगर हमसे एग्जामिनर ये पूछ ले कौन सी नदी के किनारे है, तो ये अलकनंदा और मंदाकिनी नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है? मंदाकिनी और अलकनंदा। अलकनंदा। अगर हमसे पूछ ले केदारनाथ ज्योतिर्लिंग किस नदी के किनारे? अलकनंदा और मंदाकिनी। नंबर 6 कौन सा जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों? बहुत बढ़िया, भीमा शंकर। बहुत बढ़िया, कौन सा जाएगा? भीमा शंकर। कौन सा जाएगा? भीमा शंकर। और भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग कहां पर है? पता है किसी को? जल्दी से कमेंट्स में छाप दीजिए। महाराष्ट्र में। कहां है? महाराष्ट्र में। नंबर 7 कौन सा जाएगा? विश्वनाथ। बहुत बढ़िया, कौन सा जाएगा? विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग। और ये कहां पर है? उत्तर प्रदेश में। कहां पर है? उत्तर प्रदेश में। तो सारी की सारी बातें चमक रही है कि नहीं चमक रही है? बहुत बढ़िया, ठीक है। जो विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग है, अगर ये हमसे पूछ ले किस नदी के किनारे, तो ये आ जाएगा गंगा नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? गंगा नदी के किनारे। इसके अलावा देखो, ये कोई भी नहीं पढ़ाएगा, ये ऐसी बातें कोई भी नहीं पढ़ाएगा। नंबर 8वां ज्योतिर्लिंग त्र्यंबकेश्वर। आप बोलते हैं ना त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग, तो ये कहां पर है? त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग। बहुत बढ़िया, ये भी महाराष्ट्र में है। कहां पर है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में। तो कितने हो गए? 8 तक आ गए हम। 9। 9वां कौन सा जाएगा? बहुत बढ़िया, कौन सा जाएगा? वेदनाथ। कौन सा जाएगा? वेदनाथ ज्योतिर्लिंग। वेदनाथ ज्योतिर्लिंग। और ये कहां है? झारखंड में। कहां है? झारखंड में। बहुत बढ़िया। अगला, यदि हमसे अगला पूछे, देखो ये त्र्यंबकेश्वर, अगर इसका भी हमसे नदी पूछ ले, तो ये भी दक्षिण भारत का है, तो ये एक तरीके से आ जाएगा गोदावरी नदी। कौन सी नदी? गोदावरी नदी। देखो नदी के किनारे ही है और ये हमसे पूछ लेता है ना। इसके बाद हम अगले की बात करें तो नागेश्वर। बहुत बढ़िया, कौन सा जाएगा? नागेश्वर। नागेश्वर। और ये कहाँ है नागेश्वर? ये गुजरात में। कहां पर है? गुजरात में। फिर इसके बाद हम बात करें 11वां। बहुत बढ़िया, 11वां कौन सा जाएगा? रामेश्वर। कौन सा जाएगा? रामेश्वर। और ये कहाँ है? तमिलनाडु में। ये वही रामेश्वर है जहां पे भगवान राम ने भगवान शंकर के लिए क्या बनाया था? शिवलिंग या ज्योतिर्लिंग बनाया था। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और लास्ट कौन सा जाएगा? 12वां घृणेश्वर। 12वां कौन सा जाएगा? नंबर 12 घृणेश्वर। घृणेश्वर। और ये घृणेश्वर कहां पर आ जाएगा? ये आ जाएगा महाराष्ट्र में। कहां जाएगा? महाराष्ट्र में। तो देखो सुनो, मैं सीधे सीधे कुछ बातें बता देता हूं। यदि हमसे पूछ ले गुजरात में, तो गुजरात में कितने मिले हमें? तो गुजरात में सोमनाथ मिला गुजरात में, एक तो सोमनाथ मिला गुजरात में, इसके अलावा नागेश्वर मिला गुजरात में, इसके अलावा नागेश्वर मिला गुजरात में। तो गुजरात में कितने हुए? गुजरात में 2 है। कितने हैं गुजरात में? 2। फिर बात करते हैं महाराष्ट्र की। किसकी बात करते हैं? महाराष्ट्र की। तो महाराष्ट्र में कितने आ जाएंगे? एक तो भीमा शंकर आ जाएगा, भीमा शंकर महाराष्ट्र में आ जाएगा। फिर त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र में आ जाएगा। फिर घृणेश्वर महाराष्ट्र में आ जाएगा। तो ये जो 3 है ये कहां पर है? महाराष्ट्र में। अब हम एमपी की बात करते हैं। मध्य प्रदेश में कितने हैं? 2।
कौन कौन से? महाकालेश्वर और ओमकारेश्वर। तो एमपी में कितने हैं? 2। एमपी में कितने हैं? 2। इसके अलावा हर जगह एक एक है। जैसे एक आंध्र प्रदेश में है, इसके अलावा एक उत्तराखंड में है, इसके अलावा उत्तर प्रदेश में है, इसके अलावा झारखंड में है, इसके अलावा तमिलनाडु में। तो गुजरात में 2, महाराष्ट्र में 3, मध्य प्रदेश में 2, इसके अलावा हर जगह एक एक है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इति जी के उत्तर आ रहे हैं, बहुत बढ़िया। तो इसके बाद हम चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे आज के। इसके बाद हम चलते हैं आज के आखिरी क्वेश्चन पर। तो देखो, कमी बिल्कुल नहीं रह रही है। मध्य प्रदेश से निकलने वाली एकमात्र खेल पत्रिका है, मध्य प्रदेश से निकलने वाली एकमात्र खेल पत्रिका है प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड 2020। जल्दी से उत्तर चिपका दीजिए। खेल हलचल, स्पोर्ट्स टुडे, खेल खेल में, खेल व्याख्यान। मध्य प्रदेश से निकलने वाली एकमात्र खेल पत्रिका है, तो कौन सी है? जल्दी से उत्तर दीजिए, जल्दी से उत्तर दीजिए। श्वेता का उत्तर आ रहा है ए। बहुत बढ़िया श्वेता, ठीक है। तो देखो, पत्रिका मध्य प्रदेश से बहुत सारी निकलती है ना। मैं सोच रहा था कि आज इसी क्लास में हर चीज को, ये सारी पत्रिका भी बता देता, लेकिन चलो कोई ना। अभी आज महाकाल सीरीज की पहली क्लास है, महाकाल सीरीज की आज पहली क्लास है, तो कभी भी निपटा देंगे। खेल हलचल क्या आएगा? खेल हलचल। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जल्दी से कमेंट्स में बताइए क्लास कैसी लगी, महाकाल सीरीज। क्या हमारा जो टाइटल है आप लोगों को पसंद आया? और हमें ज्यादा से ज्यादा, देखो, ज्यादा से ज्यादा चीजें आप बताओ, क्या करना, कैसे करना, तो हम वो भी आप लोगों के लिए करेंगे। यदि आप लोगों को टॉपिक वाइज पढ़ना है तो क्लास खत्म होने के बाद, जो आप लोगों की ऑफलाइन कमेंट्स है उसमें करा करें, ताकि हम देख के उसको बाद में आप लोगों को कंप्लीट चीजें बताएं। बहुत बढ़िया। सीता सोलंकी का यारा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो जल्दी से जल्दी, अभी तक मेरे प्यारे दोस्तों जिस किसी ने भी क्लास को शेयर नहीं करा और लाइक नहीं करा, देखो ये आप लोगों की नैतिक जिम्मेदारी है, ये आप लोगों की नैतिक जिम्मेदारी है कि आप ये काम पहले करें। और ठीक है, तो हम आज की क्लास को यहीं रखते हैं। महाकाल सीरीज का पहला एपिसोड, महाकाल सीरीज का पहला एपिसोड हम यहीं रखते हैं। आशीष, जय महाकाल, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो ठीक है, थैंक यू सो मच मेरे प्यारे दोस्तों।